तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने 6th क्लास में ये पढ़ा था कि जो फूड है वो एसेंशियल है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स ये सब फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये नेसेसरी होते हैं किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए, और उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट वर्ड इज़ न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं? ये वो नेसेसरी कंपोनेंट हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सबको फूड की ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन होते हैं वो नहीं बना सकते, इसलिए वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। मतलब कि वो उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ह्यूमन या एनिमल, या फिर उन एनिमल्स पे जो प्लांट्स को खाते हैं। इसीलिए ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड, मतलब या तो वो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। बीच में एक छोटा सा कॉलम है जिसमें लिखा है कि बूजो वांट्स टू नो कि कैसे प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 और मिनरल्स। मतलब वो इन तीनों को चीज़ों को यूज़ करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनको अपनी सराउंडिंग से मिल जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, और जो भी डैमेज हुआ है वो ठीक करने में। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जो भी लाइफ के या बॉडी के ज़रूरी प्रोसेस होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बोला है कि जो न्यूट्रिशन है वो एक मोड है कि आप फूड कैसे लेते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है और उसको बॉडी में कैसे यूज़ करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स। अब उसने डिवाइड किया है दो तरह से, मतलब कि एक तो न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें आप खाना जो बनाओगे खुद प्रिपेयर करोगे, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करता है। यहाँ पे इसने ऑटोट्रॉफिक वर्ड को मतलब पार्टीशन किया हुआ है। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफोस मतलब न्यूट्रिशन, मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले, या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसपे खाना जो होता है खुद बनता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्यों उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। और जो एनिमल्स होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स वो खाना वो लेते हैं जो प्लांट प्रिपेयर करता है। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोस मतलब अदर। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant। ये बीच में एक कॉलम दिया गया है। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all part of the plant or only in certain part। मतलब वो ये कह रहा है कि जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में वो कहाँ एग्जैक्टली होता है, कि सारे पार्ट्स मिलके फूड बनाते हैं या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स मिलके बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। या फिर जो प्लांट्स हैं वो कैसे रॉ मटेरियल को अपने आसपास से कलेक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। या फिर वो उन्हें कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, या फिर प्लांट्स की कौन सी ऐसे पोर्शन में वो उन्हें भेजते हैं। अब बोला है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेसेस इन प्लांट। लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। अगर हम बात करते हैं कौन से पोर्शन में फूड बनता है या कौन सा पोर्शन फूड बनाता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लीव्स की। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स। जो भी फूड का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है, वो लीव्स में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। इसलिए जो भी चीज़ें फूड बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो लीव्स तक पहुँचनी चाहिए। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो भी वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स की रूट, और ट्रांसपोर्ट होते हैं टू लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है वो टाइनी पोर्स जो लीव्स के ऊपर होते हैं उनके थ्रू अंदर चली जाती है। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, बट दीज आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब इसने ये बोला है कि
ऐसे पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं और ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। बूजो wants to know how water and mineral absorbed by roots reach the leaves, कि वो जानना चाहता है कि कैसे वाटर या मिनरल रूट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, की जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं कैसे, वेसल्स के थ्रू, जो पाइप्स की तरह पूरी रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर और लीव्स के अंदर ट्रेवल मतलब प्रेजेंट होता है। तो वेसल वर्क एज पाइप्स और वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। ये कंटिन्यूस पाथ या फिर पैसेज बनाते हैं न्यूट्रिएंट का ताकि लीफ तक आपकी जो भी वाटर है या मिनरल है वो पहुंच जाए। इसके बारे में यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 11 दैट्स रिटर्न। नाउ इसमें लिखा है कि पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो वो ये कहना चाह रहा है कि पहेली पूछना चाहती है कि कैसे लीव्स जो हैं वो ही फूड को सिंथेसाइज कर पाती हैं बट और पार्ट्स नहीं कर पाते, ऐसा क्या स्पेशल है। नाउ उन्हें ये पता चलेगा कैसे जो लीव्स हैं, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, मतलब लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यही जो है वो हेल्प करता है लीव्स को एनर्जी कैप्चर करने में या पकड़ने में सनलाइट की। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज, बेसिकली ये जो एनर्जी आपकी सनलाइट होती है या सनलाइट से जो एनर्जी इसको मिलती है वो हेल्प करती है सिंथेसाइज करने में या फिर प्रिपेयर करने में फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलके फूड प्रिपेयर हो पाता है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। मतलब कि अब ये जो प्रोसेस है ये सनलाइट की प्रेजेंट में होता है, ये जो फूड सिंथेसिस का प्रोसेस है सनलाइट की वजह से होता है, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें ये पता चला कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। जो आपकी सोलर एनर्जी है जो हमें सन से मिलती है वो कैप्चर्ड होती है लीव्स से और स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। Thus sun is the ultimate source of energy for all living organism। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब उसने बोला कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, क्योंकि कोई फूड प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं या सर्वाइव कर रहे हैं उनका मतलब सर्वाइव करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होता है, उस फूड पे जो प्लांट्स बनाता है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपके ऑक्सीजन के अलावा जो हर नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है वो भी इसे किससे मिलती है, फोटोसिंथेसिस से। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, मतलब जिन लीव्स में क्लोरोफिल, मतलब लीव्स के जिन सेल्स में क्लोरोफिल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करते हैं ताकि सिंथेसाइज कर सके कार्बोहाइड्रेट दैट इज गिवन in figure 1.3। the process can be represented as an equation। तो उसने ये दिखाया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट हो और क्लोरोफिल्स के ऊपर वो सनलाइट पड़ रही हो और क्लोरोफिल्स उसको कैप्चर कर ले, तो आपके क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे उसने इमेज दिखाई है, ये लीफ है, लीफ के जो सेल्स हैं वहाँ पे दिखाया है कि स्टोमेटा है, स्टोमेटा के इधर जो सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स हैं। तो क्लोरोफिल का भी उसने एक डायग्राम दे रखा है, ये उसने गार्ड सेल्स दिखा रखे हैं और ये स्ट्रोमा दे रखा है, और ये सब किसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, लीफ के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। अब ये जो प्रोसेस होता है उसके टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर किसी भी लीव में स्टार्च प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली मतलब है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट
और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलते हैं, मतलब जब सनलाइट की वजह से क्लोरोफिल उनको यूज़ करता है तो कार्बोहाइड्रेट एक एंड प्रोडक्ट आता है जो एक स्टार्च, मतलब जो स्टार्च भी है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। कि Bujo has observed some plants with deep red, violet, brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो वो ये कहना चाहता है कि जो लीव्स में अलग अलग कलर्स होते हैं क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी दी रखी है, ये लिखा है कि जो लीव्स हैं ग्रीन के अलावा उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, मतलब इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस पार्ट लेता है या काम करता है। नाउ you often see slimy greeny patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. ये सब कौन बनाता है? algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which give them the green color. मतलब कि जो chlorophyll होता है वो algae को green color देता है और ये अपना खुद का food बना सकती हैं with the help of photosynthesis. ठीक है। Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fat. और ये यूज़ होते हैं अदर कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन और फैट्स बनाने के लिए। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, मतलब उसने ये बताया कि नॉर्मली प्रोटीन एंड फैट से भी सिंथेसाइज हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है, तो वो कहाँ से मिलता है। अब उसने क्या बोला कि जो प्लांट को है वो कोई भी नाइट्रोजन जैसी चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, कि मतलब एयर में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस, ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। तो कुछ सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में जो होती है into a usable form and release it into the soil. तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन किसी और फॉर्म में, उनको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट यूज़ कर पाए। दीज सॉल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर, और ये जो सॉल्यूबल फॉर्म्स होते हैं प्लांट्स के, वो मतलब ये प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करता है पानी के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज, मतलब उसने बोला कि इस तरह से प्लांट्स को और भी चीज़ें मिलती हैं जो उसके काम की होती हैं। ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि और कौन से मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के। दे आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं एंड उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स। तो दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्लांट जो खुद का नहीं बना सकते फूड, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अब उसमें लिखा है लुक एट फिगर 1.5 जो दूसरे पेज पे है। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। कई बार हम रास्ते में आते जाते हुए देखते हैं कि येलो कलर का एक मतलब पूरा का पूरा थ्रेड टाइप के एक प्लांट पे गिरे हुए होते हैं। दिस इज प्लांट कॉल कस्कटा एंड अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है कहाँ से, प्लांट से, जिस पे वो क्लाइंब करता है, प्लांट पे वो क्लाइंब करता है, वहाँ से वो फूड और न्यूट्रिशन लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट, और जिस पे वो क्लाइंब करता है उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट। और क्योंकि वो होस्ट से उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाए। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट, वी शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर हम भी दूसरों पे डिपेंडेंट हैं तो हम भी पैरासाइट्स हैं क्या। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अमरबेल ये दूसरे प्लांट को
सिर्फ नुकसान ही पहुंचा रहा है, उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो ये एक पैरासाइट्स है। पहली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that sucks our blood are also parasite। तो ये भी क्या आपके पैरासाइट्स हैं जो दूसरों के ब्लड या फिर किस चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? दे आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और उनको डाइजेस्ट कर लेता है। तो सच प्लांट्स में भी ग्रीन और वो किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लाइक लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 जो राइट में ही है, दैट इज़ अ पिचर प्लांट। वो दूसरे इंसेक्ट्स को अपने अंदर मतलब ट्रैप कर लेता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। अब ये जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का, मतलब मॉडिफिकेशन हुई हुई होती है उस लीफ की। जो एपेक्स है मतलब ऊपर का कोना है वो फॉर्म करता है एक लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो मतलब लीफ का सबसे ऊपर वाला एपेक्स वाला पार्ट है वो एक लिड की तरह बिहेव करता है और वो माउथ, जो पिचर का माउथ होता है उसको ओपन या क्लोज करता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिचर के अंदर कुछ हेयर होते हैं जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। When an insect land in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair। जब भी कोई इंसेक्ट उस पिचर पे लैंड करता है या बैठ जाता है तो जो लिड है वो क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट ट्रैप्ड है वो बालों में फंस जाता है, हेयर में फंस जाता है, एंटेंगल्ड हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर। और जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है किससे? जो पिचर के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उससे। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो क्या कहते हैं इंसेक्ट ईटिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे प्लांट्स को सारे रिक्वायरमेंट नहीं मिलते उस सॉइल में जिसमें ये ग्रो करते हैं। Bujo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? अगर मैं सेप्रोट्रॉफ्स की बात करूँ, you might have seen packets of mushrooms sold in vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy seasons. Let us find out what types of nutrition they need to survive and from where they गेट दैम। तो ये बात कर रहा है कि ऐसे मशरूम्स के पैकेट जो वेजिटेबल मार्केट में मिलते हैं या फिर अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो हो जाते हैं किसी भी रॉटिंग वुड पे, जब हम देखते हैं रेनी सीजन में। फिगर 1.7 पे इसको शो करा है जो कि ये है। अब Buzos want to know how these organisms acquire nutrient. They do not have mouths like animal do. They are not green plant as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये किसी और इंसेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है और अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उन पे क्लोरोफिल नहीं है, तो हाउ टू सच प्लांट्स अपना प्रोड्यूस कर पाते हैं खुद का फूड। अब उसने यही बोला कि आप एक ब्रेड का पीस लो इस एक्टिविटी में और उसको गीला करके पानी से रख दो कुछ टाइम के लिए वार्म प्लेसेस पे। उसके बाद आप देखोगे कि फ्लफी पैचेस उस पर आ गए हैं। दीज पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ब्रेड को गीला करके एक गर्म जगह पर रख देते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार उस पर फंगस या फिर कुछ चीज़ें फंजाई ग्रो कर जाती है। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. वो ये कह रहा है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफ़ी अलग है। ये सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस किस पे? जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं और उसको कन्वर्ट कर देता है एक सॉल्यूशन में। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। उसके बाद वो उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब कोई प्लांट किसी ऑर्गेनिजम्स पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है लेकिन किस पे? डेड और डिकेइंग पे, जो ऑलरेडी मर रहे हैं, तो उस मैटर या फिर उस मोड को हम सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो प्लांट्स यूज़ करते हैं सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। फंजाई जो होते हैं वो ऑल्सो मतलब वो ग्रो करते हैं पिकल्स पे, लेदर पे, क्लोथ्स पे या फिर हम कुछ चीज़ों को जिनको हम बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं या फिर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में अगर हम उन्हें रहने दें तो ये होता है। पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच she wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. उसको ये जानना है कि ऐसा कैसे हो गया कि जब जो वो शूज़ बहुत अच्छे पहनती थी किसी ओकेजन पे उस पर फंजाई लग गई। Buzos says once his grandmother told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi causes disease also.
तो मतलब बूजो को ये जानना है कि एक बार जो वीट फील्ड्स थी उसकी ग्रैंडफादर की, उस पर फंगस लग गई थी और वो ये जानना चाहता है कि फंजाई की वजह से कोई डिसीज़ भी हो सकती है या बीमारी भी हो सकती है क्या। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल बट सम फंजाई कॉज डिसीज इन प्लांट। मतलब कुछ तो न्यूट्रिशन और इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे कि यीस्ट और मशरूम्स, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से डिसीज़ होती है। सच फंजाइज आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, और कुछ ऐसे होते हैं सम फंजाई जो मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। रेनी सीजन द स्पॉइल मैनी थिंग्स, तो जब रेनी सीजन होता है तो वो काफ़ी चीज़ों को ख़राब करते हैं। द फंजल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, जो आपके फंजल स्पोर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एयर में, और जब ये किसी भी वेट और वार्म चीज़ पे ग्रो मतलब गिर जाते हैं या फॉल कर जाते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। नाउ वो कह रहा है कि कैसे आप उनको बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, मतलब साथ में, मतलब वो दोनों एक ही चीज़ को शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दोनों चीज़ें साथ में रह रही हैं और साथ साथ में उसका फ़ायदा उठा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्री, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो रूट्स में रहते हैं ट्री के। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, अब उसने क्या बोला कि जो ट्री है वो फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और उसके बदले में जो फंगस है या फिर फंजाई है वो उसके लिए वाटर लेता है और न्यूट्रिएंट लेता है सॉइल से, मतलब वो वाटर इनटेक और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाता है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, और ये जो ट्री एसोसिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक का फ़ायदा दूसरे को और दूसरों का फ़ायदा एक को हो रहा है, ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स कॉल लाइकेंस, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लाइकेंस बोलते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर, तो लाइकेन में क्या क्या होता है, एक एल्गी और फंगस होते हैं जो साथ में रहते हैं। तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, और उसके बदले में जो एल्गा होता है वो प्रोवाइड करता है फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फंगस ने उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल दिया और एल्गी ने क्या करा, उसने फूड प्रिपेयर किया फोटोसिंथेसिस से। तो यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट मिला एक दूसरे से, एंड दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, अब वो कह रहे हैं कि कैसे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल में, मतलब वापस कैसे कैसे आते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, डू यू नो व्हाई दे आर एडेड टू द सॉइल। वो ये कह रहे हैं कि कभी आपने फार्मर्स को मैन्योर या फिर खाद या फिर फर्टिलाइज़र डालते हुए देखा है, और कैसे जो आपके गार्डनर्स वगैरह होते हैं या हम अपने घर में भी नॉर्मली उनको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए वो कह रहा है कि क्यों ऐड होते हैं। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, जो उनकी अमाउंट है वो डिक्लाइन होती रहती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, phosphorus, etc. Those nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. वो यही कह रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो मैन्योर हैं उनके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और दीज न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, इनको हमें बार बार डालने की ज़रूरत होती है सॉइल के अंदर ताकि जो डिप्लीट हो रहा है वो दोबारा बढ़ सके। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, और हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम टाइम टू टाइम ये चीज़ ऐड करते रहें। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, जो क्रॉप्स होते हैं उनको बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जब आपका हार्वेस्ट हो जाता है मतलब पूरा क्रॉप निकल जाती है तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो आपने पढ़ा है कि यू नो दैट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ एयर, प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में हमें गेन करना होता है, मतलब प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को कैप्चर नहीं कर सकते, उसे किसी और फॉर्म में प्लांट्स कैप्चर करते हैं। तो उसके लिए जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, दे कैन टेक
atmospheric nitrogen and convert it into soluble form, but rhizobium cannot make its own food. So it lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with the nitrogen. तो उसने क्या बोला कि जो बैक्टीरिया होता है वो ये काम करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, लेकिन जो राइजोबियम है वो खुद का खाना नहीं बना सकता, तो वो ऐसे प्लांट्स की रूट्स में रहता है, जैसे कि ग्राम, पीस, मूंग, इन सब बीन्स की मतलब रूट्स में रहता है और उनको वहीं से खाना मिलता रहता है. मोस्ट ऑफ द पल्सेस मतलब जो दाल्स हैं वो अपना ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट से हमें मोस्ट ऑफ द पल्सेस मिलती हैं. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. तो मतलब अगर बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कैप्चर कर रहा है तो उसके बदले में प्लांट भी उसको कुछ ना कुछ दे रहा है, न्यूट्रिशन या फिर बाकी चीज़ें. तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, क्योंकि एक बैक्टीरिया अगर प्लांट को फ़ायदा पहुंचा रहा है तो प्लांट भी बैक्टीरिया को फ़ायदा पहुंचा रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. ये काफ़ी अच्छा और सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट या फ़ायदेमंद है फार्मर के लिए, क्योंकि दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. मतलब उन्हें ऊपर से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रोफिक. इसने ये बोला कि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ ही न्यूट्रिशन लेते हैं लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रोफिक मोड यूज़ करते हैं. दे डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ये दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रोफ सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड. अब इसने क्या बोला, जो अदर एनिमल्स हैं वो कैटेगराइज होते हैं एज हेट्रोट्रोफ्स क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रोफ्स. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो पार्शियल हेट्रोट्रोफ्स हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत खुद भी बना लेते हैं और थोड़ा बहुत दूसरों पर भी डिपेंडेंट होते हैं. उसके बाद कीवर्ड्स हैं ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाएं. क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और दैट हेल्प टू कैप्चर सनलाइट या फिर सनलाइट कैप्चर करने के बाद फूड बनाने में हेल्प करता है. हेट्रोट्रोफ्स जो हमें पता है जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं. होस्ट जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं. इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को मार के खाए या फिर इंसेक्ट पे डिपेंडेंट हो. न्यूट्रिएंट जो भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं. न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है. पैरासाइट जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो यानी होस्ट पर डिपेंडेंट हो. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है. सेप्रोट्रोफ्स एंड सेप्रोट्रोफिक्स एंड स्टोमेटा. तो ये तीनों चीज़ें भी हैं कि स्टोमेटा जो आपके कैप्चर करने में हेल्प करते हैं. लीव्स के ऊपर कुछ पोर्स होते हैं. सेप्रोट्रोफिक इज़ अ मोड एंड सेप्रोट्रोफ्स जो डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं. तो फर्स्ट चैप्टर ओवर हो गया है. और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें. और कोई भी आपको गलती लगी हो या आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. थैंक यू.